नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। और आपको बता दें कि जो आज दिन भर के बड़े मुद्दे हैं, संसद की कार्रवाई से जुड़ी हुई बात भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात सुर्खियों की करें तो पेपर लीक करने वालों की अब नहीं खैर। प्रधानमंत्री ने कहा दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा किसी भी एफटीए में किसानों के हितों का नहीं होगा नुकसान। मॉनसून सत्र के लगातार दूसरे दिन नहीं चल पाई संसद। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग का किया आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया में भव्य स्वागत। अपनी उत्तरी मैसेडोनिया समकक्ष के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति ने कहा दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर हुए सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के लिए बताया ऐतिहासिक दिन। कहा देश में अलग अलग मजहबी कानून नहीं चल सकते। सिक्किम के नामची में भूस्खलन से निर्माणाधीन सुरंग धंसी। 11 मजदूरों की मौत, कई के फंसे होने की आशंका। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से की बात। हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। और पश्चिम एशिया में जारी है महायुद्ध। अमेरिका का ईरान पर लगातार 10वें दिन हमला। ईरान का पलटवार ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए कुवैत, बहरीन और जॉर्डन को बनाया निशाना। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पारित। कांग्रेस ने यूसीसी बिल का विरोध किया और जय श्री राम के नारों से सदन गूंजा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा विपक्ष को मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करना चाहिए। आज के बाद मध्य प्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी और देश में अलग अलग मजहबी कानून नहीं चल सकते। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पारित हो चुका है। सभी नागरिक एक ही कानून से तौले जाएंगे, यह कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। कांग्रेस ने यूसीसी बिल का विरोध किया मध्य प्रदेश विधानसभा में। और इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा ने, मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी बिल को पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुस्लिम तुष्टीकरण बंद कर देना चाहिए। अब अलग अलग मजहबी तोल काटा नहीं होगा। गोवा, उत्तराखंड और असम के पहले से ही यूसीसी इन राज्यों में लागू है, तो देश में अलग अलग मजहबी कानून नहीं चल सकते। सीधे तौर पर कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पारित हो चुका है। सभी नागरिक एक ही कानून से तौले जाएंगे, यह कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी से। श्रेयस द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पारित हो चुका है। श्रेयस से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो चुका है। यूसीसी बिल पास करने वाला देश का 5वां राज्य मध्य प्रदेश बना है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि विपक्ष को मुस्लिम तुष्टीकरण बंद कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में जैसे ही यूसीसी विधेयक पारित हुआ, जय श्री राम के नारों से सदन गूंजा गया। हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी जुड़ चुके। श्रेयस, मध्य प्रदेश 5वां राज्य बना है यूसीसी विधेयक पारित करने वाला। किस तरह की प्रतिक्रिया, मोहन यादव की प्रतिक्रिया हम सुन रहे हैं। कांग्रेस ने आदतन इसके पहले भी अलग अलग राज्यों में जहां पर यह पारित हुआ, विपक्ष ने उसका विरोध किया, लेकिन 5वां राज्य मध्य प्रदेश बना है। किस तरह के सियासी बयान सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बात करें कांग्रेस की तो लगातार जो है विरोध का जो एक सिलसिला था कांग्रेस ने वो शुरू से ही बना रहा, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ऐतिहासिक दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास मध्य प्रदेश के लिए काफी बड़ा दिन है। राज्य में यूसीसी का जो मसौदा तैयार करने के लिए एक बहुत पहले से
आज जब विधानसभा में ये बिल पास किया गया, कल भी इसकी चर्चा की गई थी, आज भी तमाम तरीके की चर्चा हुई, वहीं कांग्रेस ने इसका सुबह से ही जो है विरोध किया, वॉकआउट किया विधानसभा को। उसके जी। बाद जो है इस बिल को जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में पास किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर भी कहा है कि राज्य में अब अलग अलग जो मजहबी तौल काटा नहीं होगा और प्रदेश राम से रहीम तक जो है तथा एंथोनी से अकबर तक एक ही संविधान से चलेगा। श्रेयस, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया और इस पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि विपक्ष को मुस्लिम तुष्टीकरण बंद कर देना चाहिए क्योंकि एक देश में दो मजहबी कानून नहीं चल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात करें कांग्रेस की, तो मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर शुरुआत में भी देखा गया था कि कांग्रेस ने हमेशा जो है उसका खिलाफ रहा और कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बात न करने, पटवारी की बात करने, दिग्विजय सिंह की बात करने, पिछले कई वर्षों में भी देखा गया है कि जब जब यूसीसी की मांग मध्य प्रदेश में उठी या जब जब ऐसे सर्वे कराए गए मध्य प्रदेश में, तब तक कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता थे और उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने लगातार जो है वो सरकार का विरोध किया और इसके साथ साथ विपक्ष की प्रवर समिति को में भेजने की मांग भी आज जो है विपक्ष ने उठाई थी विधानसभा में, जब आज विधानसभा चल रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा कि जो राम से रहीम तक पूरा राज्य एक ही संविधान में चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयस इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है। भारत का 5वां राज्य बना है मध्य प्रदेश जिसने विधेयक पारित किया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान ये दिया है कि एक देश में दो मजहबी कानून नहीं चल सकते और अब इस तरीके से धर्म के तोल कांटे पर हमारा जो कानून है वो नहीं तोला जाएगा और लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार पूरे समर्थन के साथ में यूसीसी बिल को पारित कर चुकी है। हाँ, आपको बता दें महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस ने वॉकआउट किया विधानसभा से और इस बिल का, यूसीसी बिल का विरोध किया। अब बढ़ते हैं आगे। नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ मिलकर पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की अपील की। दिल्ली में आयोजित मंगल मिलन कार्यक्रम में एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की जानकारी मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो इसलिए नीट की पुनर्परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर कराई गई और परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की मदद से कड़ी कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए भी एक नजीर बन सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक किसी दल का नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, इसलिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना होगा। के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने सांसदों को भरोसा दिलाया कि किसी भी एफटीए में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों का कल्याण है और हर व्यापार समझौता देश और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। मंगलवार का दिन सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की और लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे के बाद फिर से दोनों सदनों में कामकाज शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष ने दोबारा दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया। इसे देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए पुनः स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके और अन्य कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी नहीं हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन के पास नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सांसदों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद उचित नियम प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद कर सदन चलने देने की अपील की। 2 बार के स्थगन के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सांसद सुबह की तरह ही नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने व्यवधान कर रहे सांसदों से नियम 377 के तहत सदस्यों को विषय उठाने देने की अपील की। उन्होंने सदन में पोस्टर और बैनर दिखाने तथा विपक्षी सदस्यों के काले परिधान पहनकर विरोध जताने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। व्यवधान जारी रहने पर सभापति दिलीप सैकिया ने कुछ मिनट बाद ही कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई और पहले दिन भी लोकसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित हुई थी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। सिक्किम के नामची जिले के समरजोंग झोलुंगी के पास निर्माणाधीन एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए भीषण भूस्खलन में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई मजदूरों के अब भी सुरंग के भीतर फंसे होने की आशंका है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार दोपहर करीब 3:09 पर हुए इस हादसे के समय सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अचानक हुए भूस्खलन से सुरंग का एक हिस्सा मलबे से भर गया और कई मजदूर उसमें फंस गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बात कर स्थिति और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर बचाव अभियान की समीक्षा की और कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, मेडिकल टीम्स और परियोजना विशेषज्ञ संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। केंद्र और राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है।
सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुखद घड़ी में केंद्र सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। असम में भी बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। सेना का ऑपरेशन जल राहत जारी है। राज्य के 16 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। ASGMA की रिपोर्ट के मुताबिक 45 रेवेन्यू सर्कल के 794 गांवों में करीब 3,62,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिला, जहां 1.57 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 19,000 हेक्टेयर फसल जमीन पानी में डूब गई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। बाढ़ में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग लापता हैं। प्रशासन ने 101 राहत कैंप और वितरण केंद्र बनाए हैं, जहां हजारों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। NDRF, SDRF और अन्य एजेंसीज की टीम्स लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। तो असम में बाढ़ का भीषण संकट है। कई लोग उससे प्रभावित हैं। लाखों की संख्या में जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मेदांता अस्पताल के निदेशक को निर्देश दिया कि वो तुरंत डॉक्टर्स की एक विशेष टीम का गठन करें जो सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी और उपचार करेगी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक अस्पताल में डॉक्टर्स की सलाह और उनके निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लेडी हार्डिंग अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। JP नड्डा ने डॉक्टर्स से भी घायलों के इलाज और स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार घायलों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। JP नड्डा ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया के आधिकारिक दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति डावकोवा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की और दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति ने भारत को महात्मा गांधी की अहिंसा की धरती और दुनिया को प्रेरित करने वाली प्राचीन सभ्यता बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत की सफलता पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है और अब समय आ गया है कि दोनों देशों का आर्थिक सहयोग भी उनके मजबूत राजनीतिक संबंधों के अनुरूप आगे बढ़े। उन्होंने भारतीय कंपनीज से उत्तरी मैसेडोनिया में निवेश बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि IT, फार्मा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $500 मिलियन अमेरिकी तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा है और स्कोपजे में भारत का पूर्णकालिक दूतावास स्थापित होने की उम्मीद जताई। It is time for our economic partnership to match the quality of our political relations. India's economic transformation is one of the most remarkable success stories in the 21st century. Within the span of one generation, India has grown into the world's leading economic powers, becoming a global center for innovation, digital technologies and entrepreneurship. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। उन्होंने बताया कि बातचीत में व्यापार को दोगुना करने, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा,
पर्यटन, फिल्म निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और जन से जन संपर्क संबंधों की मजबूत आधारशिला है। आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा अपने बिजनेसेस के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। आज आयोजित हो रहा इंडिया नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम इन विषयों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे स्थित राष्ट्रपति भवन विला वोडनो में भव्य औपचारिक स्वागत किया गया। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति डॉक्टर गोरदाना सिलियानोव्स्का डावकोवा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय यानी UNFCCC ने भारत की उच्च स्वच्छ ऊर्जा यात्रा की सराहना करते हुए देश को वैश्विक सोलर सुपर पावर बताया है। नई दिल्ली में UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरा है। साइमन स्टील ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% हिस्सा अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। The discussions have ranged from outlooks to and preparations for COP31 in terms of expectations globally, expectations for India and how they will engage within the negotiations. But also, and really interestingly, is to get a deeper understanding of some of the incredible progress that is taking place here in India with regard to its energy transition, its electrification programs, and the significant rollout of renewables. भारत ने अगले महीने होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रो लीग का यूरोप चरण खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। प्रो लीग में 24 सदस्यीय टीम चुनी गई थी, लेकिन विश्व कप में 20 सदस्यों की टीम ही चुनी जानी है। डिफेंडर अमनदीप लाकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल और रविंद्र चंद्र सिंह मोइरांगथाम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्ती को टीम में जगह नहीं मिली है। पेरिस ओलंपिक में भारत को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाने वाले हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 41 साल का इंतजार खत्म करके भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले मनप्रीत सिंह मिडफील्ड की रीढ़ होंगे। भारत को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। भारत के सभी पूल मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में होंगे। भारत को 15 अगस्त को वेल्स से, 17 अगस्त को इंग्लैंड से और 19 अगस्त को पाकिस्तान से खेलना है। भारत 1975 के बाद से विश्व कप नहीं जीता है। उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम इतिहास का एक नया अध्याय लिखेगी। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।